पहले ही गलतफहमियों का आवरण ओढ़ते रहे बहुत लंबे समय तक, और उसका परिणाम आज ये विध्वंस जो दिख रहा है, वो विध्वंस कहीं ना कहीं उन्हें समझना चाहिए था। लेकिन अब कैसे बातचीत होगी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक ये जो समीकरण बन रहे हैं 24-48 घंटे में कोई एक नया नाम कहीं ना कहीं यूक्रेन की धरती से निकल के सामने आएगा, जहां तक लग रहा है। हालांकि आप जो कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है। विपिन शर्मा जी, अब जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, उधर चीन ने कह दिया है ताइवान से कि आप ये मत समझना कि आप यूक्रेन हो, आप तो हमारा ही हिस्सा हो, और जंगी बेड़े को खड़ा कर दिया है। तो क्या देखें सेकंड चैप्टर में क्या क्या होगा? फर्स्ट चैप्टर में तो ये हो रहा है कि अब पता चल गया नाटो में कितना दम है, नाटो क्या कर सकता है। अब नाटो के दो फाड़ हो जाएं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में ताइवान चीन पूरा ताइवान को एकदम ठीक कर दे। सेकंड चैप्टर में अमेरिका की नई भूमिकाएं सामने आए दुनिया के। सेकंड चैप्टर में जर्मनी और फ्रांस की नई भूमिकाएं सामने आए दुनिया के। क्या क्या संभावनाएं लगती है? देखिए, पुरानी कहावत है नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट, और ये अभी जो समीकरण, और एक और दूसरी कहावत है कि वाइज पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस एंड फूल्स लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस। तो चीन इस समय समझदार बनना चाहेगा कि जो समीकरण बने, और जो अभी इस समय अमेरिका रूस की और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है इस समय, जो अभी कुछ ही समय में बहुत कुछ चीजें सामने आ जाएंगी कि कौन से नए नेता को ये लोग गद्दी पे बैठाते हैं और जो उनका पूरी तरह से समर्थन करे और उनकी भाषा बोले, और वो नाटो के साथ कभी ना जाएं, क्योंकि नाटो को लेकर ये सारा मुद्दा उठा था। और अभी सबसे बड़ी बात है कि चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पे कब्जा हो गया है रूस का पूरा, उनकी सेना का। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये क्या यूक्रेन की क्या क्षमता है और रूस की क्या क्षमता है। रूस जो बोलता है वो कर देता है। वो बार बार बोल रहा था और बल्कि चेतावनी दे रहा था नाटो फोर्सेस को कि आप अगर बीच में हस्तक्षेप करेंगे तो आप उसके जो परिणाम जो भुगतने पड़ेंगे उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। और वो बिल्कुल कोई यहाँ आमने सामने कोई फटका नहीं इनके पास, सिर्फ बैठकों का दौर चलता रहा, बोलते रहे हम सैंक्शंस लगाएंगे, हमने वो घोषणाएं होती रही, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और सैंक्शन सबको पता है कि सैंक्शंस टेम्पररी होता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर ये हमेशा के लिए होते हैं। उसको लिफ्ट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं उस दौर की बात करना चाहूंगा, 1989 और 90 का दौर। एक दौर था जब यहाँ से हिंदुस्तान से बच्चे जाते थे मेडिकल स्टडीज पढ़ने रूस, और वहां पर पहला साल होता था कि वो लैंग्वेज सीखते थे, उसके बाद वो वहां पर जाके एमबीबीएस की करते थे, फिर वो स्पेशलाइजेशन इंटर्नशिप वहां करें यहाँ पर, फिर उनको मान्यता उनको मिली एमसीआई से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, उस डिग्री को। तो ये दौर था। लेकिन किसने सोचा था कि अचानक वहां पर सोवियत यूनियन पूरा बिखर जाएगा, टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और जैसे कि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो बच्चे 11वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं वो चाहते हैं कि वो गोल्डन फेज देखें स्कूल की, लेकिन इस समय सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं रही। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं कि ये एक आपस में हिंदुस्तान और रूस के बड़े मधुर नाते रहे हैं। राज कपूर जब होते थे, जिनको ग्रेटेस्ट शोमैन ऑन अर्थ कहा जाता है, वो एम्बेसडर थे, कल्चरल एम्बेसडर थे हिंदुस्तान के रूस में, और बड़ा उनका नाम था वहां पर। और लेकिन यहाँ पर आज जो अभी जो लोग विश्व के बड़े बड़े मुल्क चाहते हैं, या यूक्रेन चाहता है सबसे पहले कि वह हिंदुस्तान कोई भूमिका निभाए, ये अपनी जगह बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान अपनी कोशिश कर रहा है। हमने जिक्र करा अभी सुषमा स्वराज जी का, निश्चित बात है उनका अपना उनका एक ओहदा था, उनकी एक अलग क्षमता थी, अपनी अलग उन्होंने एक पहचान बनाई थी। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने निश्चित बात है अपने जो उनकी हाई कैबिनेट लेवल की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी कल, और उन्होंने कई मुद्दों पे चर्चा करी होगी कि क्या क्या करना चाहिए। अभी इसकी अगर कुछ इसका इम्पैक्ट हमारे को पड़ता है, सबसे पहले तो कच्चा तेल को लेकर जो सोने के दाम बढ़ गए बिल्कुल, और ये सारी बातें की चर्चा हुई होगी, और इसका हिंदुस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात समझनी पड़ेगी कि चीन को लेकर, क्योंकि हमें सचेत रहना है चीन से, कि चीन की कहीं उनके नापाक मंसूबों को और इससे बढ़ावा ना मिले, ये समझ के। क्योंकि देखिए, कोई भी पहले हथियार नहीं डाल देता, समर्पण नहीं कर देता। आज उन्होंने बोला वहां के राष्ट्रपति ने, जेलेंस्की ने, कि हम उनको हीरो का दर्जा देंगे जो लोग डट के खड़े रहे रूसी सेना के सामने। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कभी आप पीठ दिखा के भागते नहीं है। उसको तो गद्दार बोला जाता है, ट्रेटर बोला जाता है, कि जो पीठ दिखा के चला जाए। तो वो फौजी क्या हुआ
तो हम फौजियों को क्यों सलाम करते हैं, क्यों नमन करते हैं? यही कारण है कि वो, और उनको देखिए जब युद्धबंदी बनाया जाता है तो कितना प्रताड़ित करा जाता है। ये जबकि अब 21वीं सदी है, नए रिफॉर्म्स आए हैं। ये हमें समझना पड़ेगा इस समय कि हिंदुस्तान को चीन से सचेत रहने की जरूरत है, और चीन को भली भांति एक संदेश मिल चुका है। संदेश मिल चुका है कि ये 21वीं सदी की हिंदुस्तानी फौज भी है, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, पीछे खदेड़ दिया है, और ये बातें चीन को पता चल गई। क्योंकि आपने सवाल ऐसा पूछा कि क्या जो ताइवान को लेकर वो इस समय अब उनके हौसले और मजबूत होंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इस समय चीन को पता है कि कोई ऐसा गलत कदम उठाता है तो बड़े बड़े मुल्क उसके खिलाफ हो जाएंगे।